सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामा से लेकर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस तक पिछले हफ्ते आप सभी दर्शकों ने जिन मुद्दों पे रुचि दिखाई, आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं मुद्दों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। और देखिए, आप सबके लिए मैं एशेज का इतना दिलचस्प खेल हो रहा है उसको छोड़ के आया हूँ अभी रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए शेखर, इसी बात पे अभी काफी हफ्तों के बाद हमें क्रिकेट से जुड़े सवाल भी आए, तो वो सवाल मैं जरूर उठाऊंगी। शुरुआत खैर आज के एपिसोड की महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उस पे करती हूँ। पहला सवाल आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन बना रहता और दोनों पार्टियां 2.5 साल के लिए सीटों के बंटवारे पर सहमत हो जाती, तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो ड्रामा आज हम देख रहे हैं वो रुक गया होता? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के क्या अवसर है, जहां महाराष्ट्र की सभी 3 प्रमुख पार्टियां यानी कि बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं? देखिए, आपने कुछ ऐसी बात की जिससे मुझे याद आ गई जो नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि अगर मेरी चाची जी की मूछें दाढ़ी होती तो शायद मेरे चाचा होते। तो क्या होता क्या नहीं होता है, तो ये तो अटकलें लगाने की बात है। लेकिन देखिए, राजनीति में सब नंबर्स के ऊपर होता है। तो 2019 में भी बीजेपी की जो सीटें थी वो करीब शिवसेना से दुगनी थी, तो वो आधा आधा क्यों उनके साथ डिवाइड करती? तो ये बात बनती नहीं थी। लेकिन शिवसेना का ये कहना था कि उन्होंने हमसे वायदा किया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब किसी ने उसका कोई गवाह तो था नहीं, उन्होंने कहा, अब वो चले गए, उनकी मर्जी थी। लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें बहुत उथल पुथल हुई है। अब कांग्रेस फ़ायदा उठा पाएगी कि नहीं, ये भी एक अच्छा सवाल है। लेकिन एक बात ज़रूर होगी, इससे 2 पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं, जो शिवसेना और एनसीपी, और दोनों पार्टियों ने अब दिखा दिया कि बिल्कुल ट्रांजैक्शनल सौदेबाजी वाली पार्टियां हैं कि जहां सत्ता मिलती है वहीं जाती है। तो अब ठीक है, शरद पवार नहीं आए, लेकिन उनके जो मेजॉरिटी, जो बहुमत उनके एमएलएज का है वो तो इस तरफ आ गया ना अजीत पवार के साथ। इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी बकवास बात है। और ऐसे ही आप सोचिए कि शिवसेना की भी आइडियोलॉजी बकवास है कि वो जाके एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। खुद मुख्यमंत्री, बेटे को भी कुछ बना दिया वहाँ पे, तो बाप बेटे की सरकार। सीटें तो उनकी 1/3 थी, वो तीनों की एमवीए के अंदर। तो ये इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि अब अगला चुनाव जब होगा तो एनसीपी और शिवसेना दोनों के बहुत वोटर खिसकेंगे। तो एनसीपी, जो शिवसेना के बहुत वोटर अब बीजेपी के पास जाएंगे, चाहे वो शिंदे सेना रहे, कुछ भी रहे, लेकिन बीजेपी के पास वो वोटर जाएंगे। और बीजेपी भी तो राजनीति करने आई है, वो क्यों नहीं चाहेगी कि वोट उसके पास आए जी। उसका भी इस बात में इंटरेस्ट रहेगा कि अब शिवसेना को ख़त्म भी कर दिया जाए। कहेगी नहीं, क्योंकि शिंदे को भी साथ लेके चलना है। लेकिन इससे, और जो एनसीपी के वोटर हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, उनमें से मुझे लगता है काफ़ी लोग अब कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली तरीके से, अपरोक्ष तरीके से कांग्रेस का फ़ायदा होगा। ठीक है कि शरद पवार भी खड़े होकर बोलेंगे मैं अपनी पार्टी दोबारा बना रहा हूँ, और उद्धव ठाकरे भी बोलेंगे कि मैं अपनी पार्टी दोबारा बना रहा हूँ। कि लोगों का दोबारा से उसमें विश्वास जा पाना, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि लोग सोचे कि अरे यार, वोट तो दिया था इसको फलाना पार्टी के लिए, या फलाना कोalition के लिए, गठबंधन के लिए, या फलाना आइडियोलॉजी के लिए, ये चला गया कहीं और, तो मेरा वोट का तो धोखा हो गया मेरे साथ। जी। तो ये बातें वोटर के दिमाग में ज़रूर रहेगी। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ लूँगी। अमित चुम्भाले, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि भारतीयों को रिटायर होने से बहुत नफरत है। क्या आप अजीत पवार की बात से सहमत है? वो बोल रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि सीनियर पवार को रिटायर हो जाना चाहिए और युवाओं को कम काम करने देना चाहिए। यह भी पूरी तरह झूठ नहीं है कि अजीत पवार को इतने दिनों तक दबाया गया। देखिए, पर अजीत पवार आए कहाँ से? वो भी तो भतीजे ही हैं। तो आप कहिए परिवारवाद या बोलिए भाई भतीजावाद। तो अजीत पवार भी उसी परिवार की उपज है और उसी परिवार की वजह से आगे बढ़े।
अगर पार्टी में सचमुच कॉम्पिटिटिव मेरिटोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती तो हो सकता है कि और नेता आते, अजीत पवार नहीं, और अब अजीत पवार आ सकते हैं तो सुप्रिया सुले भी आ सकती हैं। तो ये रिटायरमेंट होना पॉलिटिक्स में, अब देखिए ये देश है, यहाँ पे 80 के साल के बाद मोरारजी देसाई काफ़ी उम्र में, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, तो अब बीजेपी ने 75 साल की एज लगाई है। पर अभी देखते हैं अगले साल क्या होता है। जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो ये तो नहीं बोलेंगे कि उस एक साल में मैं 75 को जाऊंगा फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो ये राजनीति में रिटायरमेंट, अब अमेरिका में अब देखिए, अगर ट्रंप को भी टिकट मिलता है तो अगले साल जो चुनाव होगा वो 80 पार चुके लोगों के, कर चुके लोगों के बीच में होगा। तो ये उम्र की बात नहीं है, ठीक है। शरद पवार के स्वास्थ्य का इशू है, आप देख सकते हैं उसको, लेकिन वो ये भी है कि उसके बावजूद बहुत काम करते हैं, माइंड अलर्ट है, खूब कैंपेन करते हैं, वोट भी उनके पास है। तो ये सारी बातें हैं, पर ये ज़रूर है कि ये जो पार्टियां हैं, जो एक परिवार या एक नेता चला रहा है, ये मेरिटोक्रेटिक नहीं है, और मेरिटोक्रेटिक नहीं होने का इनको अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक परिवार पार्टी चला रहा है तो परिवार में से किसी को एक कोई तोड़ सकता है। जैसे कि अब इसमें इस परिवार में से भतीजे को तोड़ लिया, कल को टीएमसी है, अब टीएमसी में ममता बनर्जी सर्वे सर्वा बना रही है अपने भांजे को, तो उसके ऊपर कल को नज़रें डाल सकता है। तो ये जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत कमज़ोर रह जाता है। और एक स्ट्रक्चर अच्छा तभी बनता है जब की पार्टी की एक मजबूत आइडियोलॉजी हो। जैसे कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, ऐसे केरला में, ऐसे डीएमके की आइडियोलॉजी है। लेकिन जो पार्टियां बिल्कुल ही परिवारवाद पे बन गई हैं या आइडेंटिटी पे बन गई हैं, या आइडेंटिटी और परिवारवाद का कॉम्बिनेशन, जैसे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि बीएसपी, उन सब पार्टियों के लिए कुछ मुसीबत आने वाली है। और ख़ास करके उनके लिए जो सिर्फ परिवारवाद पर हैं। अभी जो परिवारवाद प्लस आइडेंटिटी है उनके लिए फिर भी कुछ है कि अभी देखिए दलित वोट है, बहन जी के साथ है यूपी में, कुछ छिटक गया है, बीजेपी को गया है, लेकिन काफ़ी उनके पास है। ऐसे यादव वोट, मुस्लिम वोट अभी समाजवादी पार्टी के पास है। तो ये परिवार प्लस आइडेंटिटी है, लेकिन कुछ सिर्फ परिवार है। तो ये सारी बातें अभी खुल के आगे आएंगी। और बीजेपी ने कुछ ये जो परिवार से चलने वाली पार्टियां हैं उनको एक्सपोज कर दिया है। और ये जो कहानी हुई है महाराष्ट्र में, शिवसेना और एनसीपी, वो दोनों कहानियां इसी को दर्शाती हैं, इसी तथ्य को दर्शाती हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल लूँगी। डिस्ट्रॉयर 777 का यूज़र नेम है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हम जेडीयू में वही सब होता देखेंगे जो हमने एनसीपी और शिवसेना में देखा? क्या एनसीपी और शिवसेना में घटनाक्रम के बाद और भी पार्टियां एनडीए में शामिल होने से झिझकेंगी या उत्सुक होंगी, क्योंकि पार्टी में विभाजन की पॉसिबिलिटी रहेगी? देखिए, एनडीए में जाएंगे फिर तो विभाजन की पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि एनडीए इस समय सत्ता में है, तो सत्ता मिलता है, तो सत्ता सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है और सबसे बड़ा ग्लू है जोड़ने के लिए। तो मैं जेडीयू की राजनीति इतनी नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे नंबर्स है बिहार में, वो नंबर्स उस तरह के नंबर्स नहीं है जैसे कि महाराष्ट्र में है। तो वो इतना आसान नहीं होगा बीजेपी का एक और सरकार उस तरीके से बना लेना, बशर्ते इसके कि सारी की सारी जेडीयू वापस ना चली जाए। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ चिंता है नीतीश कुमार को, वो बारी बारी अपने एमएलए से मिल रहे हैं और सबको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स, कबूतर बैठे होते हैं ना, एकदम बिल्ली आ जाए फड़ 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 सब भागते हैं। तो कुछ ऐसी हो रहा है जो ऑपोजिशन की, खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या वन स्टेट पार्टियां हैं, उनके अंदर अब थोड़ी खलबली मची हुई है। अगला सवाल है विशाल कुमार यादव का, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि एमपी में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना हमारे देश और समाज के बारे में बहुत कुछ कहती है। बोल रहे हैं कि उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में डालना अच्छी बात है, लेकिन उसके घर को गिराना कहाँ तक जायज़ है? सरकारें बुलडोज़र ऐसे यूज़ कर रही हैं जैसे कोई अंधेर नगरी हो, और जनता को ये रास्ते का न्याय पसंद भी आ रहा है। क्या हम डेमोक्रेटिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं देश और समाज के रूप में, या फिर पीछे ही जा रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो उस इंसान ने किया वो बहुत गलत था और बहुत क्रिमिनल था जी, और उसको पकड़े जाना, उस पर केस करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन केस करना चाहिए एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, SC/ST एक्ट। वो भी कोई कमज़ोर लॉ नहीं है। वो पूर्वा तो कानून जानती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त कानून है।
उसमें NSA इस्तेमाल करना, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना बेल, ठीक है, आपने जनता नाराज थी, जनता को खुश कर दिया। खास करके आपने कहा कि SC/ST वोट बैंक है, वो नाराज ना हो जाए, खुश करने के लिए NSA डाल दिया, बुलडोज़र भेज दिया। लेकिन जो बुलडोज़र जस्टिस है, अगर बुलडोज़र से जस्टिस करेंगे, चाहे कम्युनल कारणों से हो, चाहे कास्ट के कारणों से हो, चाहे हिंदू के ऊपर हो, चाहे मुसलमान के ऊपर हो, चाहे अपर कास्ट के ऊपर हो, चाहे लोअर कास्ट के ऊपर हो, ये बुलडोज़र जस्टिस कोई मायने नहीं रखती है। और देखिए, आप ये करेंगे, ये शॉर्टकट है, लोगों को ताली बजाने का मौका मिल जाता है, पर लोग बच्चे नहीं हैं। आज ताली बजा रहे हैं, कल को अभी भी देख रहे, कई लोग कह रहे हैं, खास करके जो अपर कास्ट के मध्य प्रदेश में सब जगह लोग कह रहे हैं, अरे भाई ये हमारे, इनके खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके तो माँ बाप भी वहाँ पे रहते हैं। तो इन सब लोगों ने तब नहीं कहा जब मुसलमानों के घरों के ऊपर ही हो रहा था। तो जो बुलडोज़र जस्टिस है और NSA जस्टिस है, ये अच्छी नहीं है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। और ये कल को आप नहीं जानते कि एक बार दरवाजे खुल गए तो सरकारें किसके खिलाफ और किस जस्टिफिकेशन से इस्तेमाल करेंगी। इन सब अपराधों के लिए कानून हैं। जो अपराध इस इंसान ने किया मध्य प्रदेश में, इसके लिए भी कानून हैं। इसके लिए इतने एक्सट्रीम कानून पे जाना और बिल्कुल ये तुगलकी जस्टिस इस्तेमाल करना कि आप भेज दीजिए, ये पुराने ज़माने में होता था, अंग्रेज़ों के राज में होता था कि कोई गांव ने हमारी बात नहीं मानी, गांव में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या प्रोटेस्ट हो गई, तो माउंटेड पुलिस भेज दो, घुड़सवार पुलिस भेज दो, गांव की खड़ी फसल है, फसल बर्बाद करके आ जाओ। पर ये बातें 19वीं सदी वगैरह में निकल चुकी हैं। अब आजकल के ज़माने में ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। बुलडोज़र वही इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, उसको नोटिस दिए गए हों, उसको फिर डिमोलिशन का नोटिस दिया गया हो, उसके बावजूद ना करे तो ड्यू प्रोसेस से होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन किया, कोई भी किसी, जिसको भी सत्ता मिली वो किसी के भी घर बुलडोज़र भेज देगा, ये गलत बात है। अगला सवाल ऋतिक कश्यप का है, पूछ रहे हैं कि अग्निपथ और नेपाल पर CTC के संदर्भ में क्या ये सच है कि भारतीय सेना अब भी जाति और एथनिक आधार पर ऑर्गेनाइज्ड है? अगर ऐसा है तो क्या ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। ये फौज का ट्रेडिशन होता है और ये 200 साल से चलता है, ये एकदम चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखें कि पिछले 70, 50, 60 साल में खास करके एक ग्रेजुअल प्रोसेस रखी है रेजिमेंट्स को मिक्स करने की। पहली बात तो ये शुरू हुई थी, जो बाबू जगजीवन राम के समय से शुरू हुई थी, कि जो भर्ती है वो पॉपुलेशन बेसिस में, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से वहाँ से भर्ती हो, ताकि हमारी जो फौज है वो सचमुच में पैन नेशनल एक फ़ौज हो जाए। तो वो भी समय लगा, क्योंकि हर राज्य में लोग भर्ती नहीं होते थे। फिर उनको समझ आना शुरू हुआ, फिर फ़ौज के प्रति रुचि बढ़ी। तो फ़ौज अब आप देखें कि उतनी, जैसे आप 60 के दशक के देखें, 70 के दशक की भी तो फ़ौज हमारी बहुत पंजाबी थी उस समय, अभी भी पंजाबी है पर उससे कम है, क्योंकि और राज्यों के लोग भी बहुत आए हैं वहाँ पे। तो और ऐसे ही जैसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हमारी नई यूनिट्स बनी है, ऐसे ही कई नई यूनिट्स, ग्रेनेडियर्स हैं, गार्ड्स हैं, ये सब धीरे धीरे मिक्स्ड यूनिट्स बन रही है। पर कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम प्योर यूनिट्स अभी भी कहते हैं, जैसे कि सिख लाइट इन्फेंट्री, गुरखास, तो जिसको मैं कहूँगा वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन आगे जाते जाते आप देखेंगे इनमें से भी काफ़ी मिक्स होती जाएंगी, खास करके जबकि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनती जाए, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, वगैरह वगैरह, क्योंकि फौज का भी अब सिस्टम अब चेंज हो रहा है। शेखर, अगला सवाल क्रिकेट से जुड़ा लूंगी। इनका यूज़र नेम है स्वानु। ये बोल रहे हैं कि हाल ही में वेस्ट इंडीज़ की स्कॉटलैंड की हार के बाद विश्व कप 23 से बाहर हो गया है। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रियता खोता जा रहा है? क्या ICC को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिकेट लोकप्रियता नहीं खो रहा है, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ हारा है तो स्कॉटलैंड आगे आया है जी। अभी आप देखें, स्कॉटलैंड आगे आ रहा है, आयरलैंड आगे आ रहा है, और देश आगे आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि क्रिकेट की लोकप्रियता कम हो रही है। नए देशों में क्रिकेट लोकप्रिय हो रहा है। अफ़गानिस्तान में कितना लोकप्रिय हो रहा है, अफ़गानिस्तान अब टेस्ट प्लेइंग कंट्री बन गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वेस्ट इंडीज़ में जो क्रिकेट कमज़ोर हुआ है, ये एक तरह की ट्रेजिडी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक कलर और एनर्जी और दुनिया भर में नंबर 1 टीम थी,
उसका अपना तरीका था और बहुत टैलेंट था और बहुत स्ट्रेंथ थी। तो वो अब वेस्ट इंडीज़ में डिक्लाइन हुआ है। इसकी आईसीसी को चिंता करनी चाहिए और बीसीसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पैसा है उनको भी चिंता करनी चाहिए। बल्कि बीसीसीआई को आईसीसी के थ्रू पैसा देके वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को रिवाइव करना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ में क्या हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ एक देश नहीं है, तो वो नेशनल स्पिरिट जिसको कहते हैं वो मुश्किल है। ये 5-6 देश हैं जो मिलके खेलते हैं, तो उसके अंदर कोई गायनीज है, कोई बारबेडियन है, कोई एंटीगन है, जैसे एंटीगा के विवियन रिचर्ड्स थे, तो ये जमैका है, क्लाइव लॉयड थे। तो ये सब अलग अलग आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं और अलग अलग देश हैं जी। उनका मिला के एक टीम बनाई जाती है। तो उनका वैसे नेशनल स्पिरिट तो होती नहीं उसका, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का एक प्राइड है। अब हुआ क्या है, क्योंकि वो अमेरिका के पास हैं तो बहुत लोग बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने वहाँ पे दौड़ लगानी शुरू कर दी, तो बड़े बड़े रनर्स वहाँ पे, स्प्रिंटर्स वगैरह वहाँ से आए। तो क्रिकेट में पैसा वहाँ कम हो गया और वहाँ की लीग्स वगैरह इतना पैसा पैदा नहीं कर पाई। तो आप देखें कि उनके जो बोर्ड है वेस्ट इंडीज़ का, वेस्ट इंडियन बोर्ड ऑफ क्रिकेट, उन्होंने बहुत ही बेवकूफ़ी और बेकार तरीके से क्रिकेट को मैनेज किया। उनको भी देखना चाहिए था कि हमारे क्रिकेटर्स को पैसा मिलना चाहिए जी। तो खुद उनको पैसा ज़्यादा देते और खुद उनको दूसरी लीग्स में ऑफिशियली खेलने देते, तो कुछ वहाँ खींचातानी हुई। तो जो वेस्ट इंडीज़ के सबसे टैलेंटेड भी प्लेयर्स थे उन्होंने दुनिया भर की लीग्स में खेलना शुरू कर दिया अपने देश के लिए खेलने की बजाय, क्योंकि देश के लिए खेले तो कुछ मिलता नहीं है। उसी समय में दुनिया भर की लीग्स में खेले तो हमारा टैलेंट इतना है कि हमें बहुत पैसा मिलता है। तो ये सब वेस्ट इंडीज़ ने खुद भी अपनी नाव में छेद किया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आईसीसी, बल्कि मैं कहूँगा बीसीसीआई को भी, क्योंकि बीसीसीआई के पैसे से दुनिया में क्रिकेट चलती है अभी, उन सबको थोड़ी कोशिश करके, जैसे कि भारत ने भी बहुत योगदान किया है अफ़गानिस्तान में क्रिकेट को बिल्ड करने का, तो जैसे अफ़गानिस्तान में क्रिकेट को बिल्ड किया वैसे ही वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को रिवाइव करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये 4 या 5 देशों का खेल रह जाएगा। पहले ही कम देशों का था, अभी तो सेना कंट्रीज़ कहते हैं जी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना, तो अब सियाना कह दीजिए, और कभी कभी पाकिस्तान भी अप एंड डाउन रहता है। तो फिर सिर्फ 5 देशों में अगर रह जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। शिखर, अगला सवाल मुरलीधर केआर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी संसदीय चुनाव से पहले अपने यूसीसी एजेंडे को साकार करेगी? क्या सीएए की तरह इस पर मुस्लिम समुदाय से बैकलैश की कोई संभावना है? देखिए, मुस्लिम समुदाय से बैकलैश तो बीजेपी संभाल सकती है जी। और सीएए एनआरसी में भी बीजेपी को मुस्लिम समुदाय से इतनी चिंता नहीं हुई। 2 बातों से चिंता हुई। एक तो ये कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, देखिए हमारा देश बहुत विविध है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बातें हैं जो बाकी मेन स्ट्रीम देश में जो हैं उससे अलग हैं। तो जो एनआरसी सीएए, मान लीजिए हिंदू पॉपुलेशन को यूपी बिहार में पसंद होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान में, वही असम में उनको ना पसंद था, क्योंकि उनको कोई भी बांग्लादेशी नहीं चाहिए था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। तो उन्होंने कहा, अरे एनआरसी तो आपने किया था, सिर्फ हमारे यहाँ ही किया था असम में, अब आप सीए ले आए, इसका मतलब हिंदुओं को आप रख लेंगे, हिंदू बंगालियों को, मुसलमानों को भेज देंगे, हमें कोई बांग्लादेशी नहीं चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो एक ये कारण था उसको विड्रॉ करने का। दूसरा ये कि क्योंकि वो बात इतनी आगे चली गई थी कि जो मध्य पूर्व के देश हैं, मिडल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिनके साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मोदी जी के खुद के रिश्ते हैं, उनको उनके नेशनल ऑनर्स मिले हुए हैं, टॉप ऑनर्स, तो वहाँ पे काफ़ी उसकी वजह से बेचैनी शुरू हो गई। तो वो कारण थे। अभी जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ये भी एक पेचीदा चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि अब एकदम लॉ ले आएंगे और सबको अप्लाई करेगी, क्योंकि हर कम्युनिटी के, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वो हिंदुओं के अंदर अब नायर लोग हैं केरला में, वहाँ तो मैट्रिलिनियल हैं। अब ऐसे ही खासी लोग हैं, खासी जयंतियाँ हैं, वो मैट्रिलिनियल हैं जी। तो उसमें प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, उसमें अडॉप्शन कैसे होगी, शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा, बहुत लोगों के अपने सिस्टम है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो होगा वो कुछ ऐसे होगा कि जैसे 2 एक चीज़ें हैं, जैसे कि किसी को एक से ज़्यादा पत्नी या पति भी, हम तो महाभारत के देश हैं, तो पत्नी या पति, स्पाउस, किसी को अलाउ नहीं होगा, एक तक लिमिट होगा, जैसे कि अब हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के लिए लिमिटेड है। और दूसरा ये कि मिनिमम एज शादी की जो लड़कियों की है वो एक यूनिवर्सल होगी, जैसे 18 है अभी, तो 18 ही सबकी होगी, उसमें
कुछ ये ऑब्जेक्शंस हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ में खास करके मुस्लिम्स में 18 अप्लाई नहीं करता है। तो ये एक दो चीज़ें मैं समझता हूँ हो सकती हैं, पर ये सोचना कि सबकी एक यूनिवर्सल कोड होगा जी। वो अब नहीं होने वाला। शिखर, अगला सवाल संकल्प का है जो कि हमारे मेंबर हैं। थोड़ा लंबा सवाल है, पूछ रहे हैं कि क्या विपक्षी एकता ओवररेटेड है? क्या बीजेपी पीड़ित समाज के एक साथ आने की कोई सिनर्जीज है? ये कल्पना करना भी कठिन है कि ममता, स्टालिन आदि पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु के बाहर किसी के लिए वोट लाएंगे। इसके अलावा पंडितों द्वारा दिया गया लॉजिक कि 60% भारतीयों द्वारा भाजपा को वोट नहीं दिया जाता, इसे किसी प्रकार का भाजपा विरोधी बाजार कहना हास्यास्पद है। बोल रहे हैं भारत में किसी ने भी कभी भी 50% वोट शेयर को पार नहीं किया। अपनी लोकप्रियता और इंदिरा गांधी की अलोकप्रियता के चरम पर जेपी ने भी नहीं। इसके अलावा बाइपोलर और ट्राइपोलर वोटिंग डायनामिक्स अलग होते हैं। वो बोल रहे नरेंद्र मोदी 2014 में नए खिलाड़ी थे और इस तरह उन्होंने परिवर्तन का मूल मंत्र आगे बढ़ाया। 10 साल बाद उसे उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया है जिन्हें उन्होंने आसानी से हरा दिया था। चेंज कहाँ है? देखिए, विपक्षी एकता ओवररेटेड तो है, लेकिन ये नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि अगर एक पीड़ित होता है तो बाकी लोग उसके लिए बोलते हैं जी। अब जैसे मान लीजिए कि एक राज्य को तकलीफ हुई कि हमारे यहाँ सीबीआई आके बहुत कुटर पुटर कर रही है, तो अगर 3 राज्य और सीबीआई की कंसेंट विड्रॉ कर लेंगे तो उससे असर पड़ता है। अब 11 राज्यों ने कर लिया है, तो वो अपोजिशन ने मिलकर एक तरह से काम किया जी। लेकिन अगर बोले कि मिलके चुनाव लड़ेंगे तो हर किसी का वोट ट्रांसफरेबल नहीं होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भारत में किसी का 50% नहीं आता है। राजीव गांधी जब उनकी 415 सीटें आई थी 543 में से 1984 में, तब भी उनका 50% वोट नहीं आया था। भारत में नहीं आता है, तो ये बात बेकार है कि 40% उनको मिला, 60% उनको नहीं मिला। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाए और जिसमें रन ऑफ इलेक्शन हो तो उसमें शायद आपको पता लग जाएगा कि किसको वोट कितना मिलता है, तो वो अलग बात है। वो वोट ऐड नहीं होता है, क्योंकि राजनीति सिर्फ गणित अरिथमेटिक नहीं होती है कि 10 पार्टियां हैं उसका 3% करके 30%, ऐसे नहीं होता है। तो आपकी बात ठीक भी है, लेकिन ये भी है कि अगर ऑपोजिशन मिलके एक्शन करे, मिलके प्रेशर ग्रुप बनाए तो उसका असर भी होता है। शिखर, अगला सवाल क्रिकेट पे लूंगी। केवी कार्तिक जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि साल के अंत में शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार है और चयनकर्ता प्रमुख पद पर अजीत अगरकर की नियुक्ति पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, एक तो ऐसा है कि अजीत अगरकर मैं सोचता हूँ कि काफ़ी समय के बाद अच्छे चीफ सिलेक्टर आए हैं। अच्छा। क्योंकि एक मॉडर्न है, कॉम्पिटिटिव टॉप लेवल पे उन्होंने खेला है, एक तरह के ऑलराउंडर भी हैं, फास्ट बॉलर हैं लेकिन बैटिंग भी कर लेते हैं, तो थोड़े आर्टिकुलेट भी हैं बोलने में, और मुझे लगता नहीं कि वो पुश ओवर होंगे। और वो मुंबई में थे सिलेक्टर, तो काफ़ी टफ सिलेक्टर थे, तो मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा सा उससे दिलासा हुआ है कि अब क्योंकि भारत की सिलेक्शंस पीछे काफ़ी गड़बड़ रही हैं, वो कन्विंसिंग नहीं रही हैं। वर्ल्ड कप के लिए तैयारी तो हो जाएगी, अभी समय है और भारत के पास बहुत बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन भारत की 1-2 कमज़ोरियाँ हैं। एक तो कमज़ोरी ये है कि भारत के जो मेन बैट्समैन हैं, ओडीआई है तो उसमें कुछ तो बैट्समैन चाहिए टिकने वाले भी जी। वो बहुत अच्छे फॉर्म पे भी नहीं है और वो डिक्लाइन पे भी हैं। सब 35 की एवरेज एज या 35 से ऊपर के हो गए हैं। तो वो नए बैट्समैन उनकी जगह, जैसे अब मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव हैं, वो भी 32-33 के हैं अभी, तो इतने यंगर बैट्समैन अभी उसमें ग्रो नहीं हुए। T20 में हुए हैं, ओडीआई लेवल पे अभी इतने नहीं आए हैं। दूसरी बात है कि जो भारत की फास्ट बॉलिंग है, जो फास्ट बॉलिंग हम देखते थे कि बहुत रिजर्व्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, वो इस समय ढीले लग रहे हैं। उसका एक कारण तो ये है कि जसप्रीत बुमराह नहीं रहे जी। फिट। अब लग रहा है, कह रहे हैं कि वो फिटनेस से शायद वापस आएंगे। हालांकि मैं अभी भी सोचूंगा कि जसप्रीत बुमराह को हम रिजर्व रखें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए और स्पेयरिंगली यूज़ करें उनको सिर्फ विदेशों में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, भारत में भी नहीं, क्योंकि वो इतनी इनवैल्यूएबल एक फास्ट बॉलर है। लेकिन उसके अलावा हमारा बोर्ड, हमारी सिलेक्शन कमेटीज़ और फास्ट बॉलर्स को बिल्ड नहीं कर पाई है। जैसे उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी को काफ़ी मौका देके सिर्फ उनको हैदराबाद, इस बार सनराइज़र्स हैदराबाद में थे, वहाँ के कोच और मैनेजमेंट ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, एक आध बार उनके रन दिए गए। तो
वो एक आदमी पैदा हुआ है जिसके पास जेन्युइन पेस है। तो जिसके पास जेन्युइन पेस हो, इमरान खान बोलते थे कि once somebody has got pace, don't mess with them। अच्छा। उनका फिर आप पेस करने दीजिए, उनका बोले जितना तेज कर सकते हो करो, उसमें थोड़ा बहुत सिखाओ उसको, लेकिन उसको साथ लेके चलो। और ऐसे लोगों को और ढूंढो, क्योंकि एक आदमी फास्ट बॉलर जब सक्सेसफुल होता है तो औरों को भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इतना आसान नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ एशेज़ के अंदर दोनों टीमों के इतने फास्ट बॉलर हैं, वहाँ भी अब देखिए कि ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब ऑली रॉबिन्सन का ब्रेक डाउन हो गया पहले दिन ही एशेज़ के 3rd टेस्ट में, और अभी जोफ्रा आर्चर कब से ब्रोकन डाउन है। मार्क वुड इंजरी में थे, अभी वापस आए, आते ही 5 विकेट लिए। तो फास्ट बॉलर्स की लाइफ अभी बहुत टफ है। ऐसे में हर देश को जो चाहता है कि मैं नंबर 1 हूँ दुनिया में क्रिकेट में, एक फास्ट बॉलिंग का बहुत अच्छा एक उसको बेंच स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि अभी हमारी कुछ कमज़ोर हो गई है लेटली। शेखर, आज का अगला आखिरी सवाल आ रहा है शिबी उन्नीथन का, जो कि हमारे सब्सक्राइबर है। पूछ रहे हैं कि इस सप्ताह बोल रहे हैं, मेरा प्रश्न जो है वो पत्रकारिता के संबंध में है, विशेष रूप से एक सांसद विधायक जो SC ST हैं उनके खिलाफ आरोपों के बारे में रिपोर्टिंग के संबंधित है। सवाल की वजह केरला के एक पत्रकार की सुप्रीम कोर्ट में आने वाली जमानत अर्जी है। वो बोल रहे हैं, मेरा प्रश्न है, क्या पत्रकारों को SC ST सांसद विधायकों के खिलाफ आरोपों की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए शिवी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। केरला में हमारे रीडर्स व्यूअर्स बहुत हैं, दक्षिण में बहुत हैं, और केरला में खास करके, क्योंकि उससे मुझे नज़र आता है कि केरला के लोग बहुत क्वेश्चनिंग हैं, तो धन्यवाद आपका। लेकिन ये सच्चाई है कि इस केस के बारे में मैं इतना नहीं जानता, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो आपका लार्जर पॉइंट ये है कि पत्रकारों को ऐसी रिपोर्टिंग में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऐसे ही है जैसे कि आपने, क्योंकि इसमें कानून बहुत बहुत सख्त है जी SC ST के अट्रॉसिटीज़ में, और किसी के ऊपर ये लांछन लगाया जाए तो उसको बहुत नुकसान भी होता है। इसको बहुत देख के, ठोक बजा के, समझ के, चेक करके वही करना चाहिए। मैं आपको ये प्रिंसिपल की बात बता सकता हूँ। जहाँ तक इस स्पेसिफिक केस की बात है, मैं वायदा करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में इस केस के ऊपर ही हम कुछ स्पेसिफिक डिटेल में स्टोरी करवाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।